अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे माजरत के लास्ट वीकली में मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सका बिकॉज मैं आपको पता है स्कर्दू में था और हमने आपको बताया था कि सरफरंगा रैली का जो 4th एडिशन है सरफरंगा 2022 वो हो रही थी 14 से लेकर 16 तारीख तक। बहुत ही कामयाब रैली हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। पूरे पाकिस्तान भर से रेसर्स जो हैं वो इकट्ठे हुए, पूरी फर्टिनिटी एक जगह पर इकट्ठी हुई और पाकिस्तान के इस खूबसूरत तरीन एरिया गिलगित बल्तिस्तान का जो जहरा है सरफरंगा शिगर के अंदर, वहाँ पे ये रेस हुई और बड़ी बेहतरीन रेस थी। रेस बड़ी कामयाबी से कंक्लूड हुई, कोई हादसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोग सेफ थे। और ये सिर्फ रेस नहीं थी बल्कि एक पूरा कल्चरल एक्टिविटीज़ थी जिसके अंदर मेफेंग, जाख, पोलो और कल्चरल नाइट भी अवेलेबल जो थे इसके साथ साथ इस फेस्टिवल का हिस्सा थी। रेस जो है वो तकरीबन 9 कैटेगरीज़ की रेस थी, बल्कि 10 थी अगर हम बाइक्स को भी मिला लें। सबसे खुशाइन बात ये थी कि यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन थे, लोकल पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। टोटल तकरीबन 100 रेसर्स ने जो है रेस में हिस्सा लिया था, जिसमें बाइक्स, वुमेन कैटेगरी और तकरीबन 8 कैटेगरीज जो हैं वो आपके पास स्टॉक और प्रीपेड की शामिल थी। अगर हम विनर की बात करें तो आपके सामने एक जो है स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे नाम के। ए प्रीपेड कैटेगरी में शोएब मलिक साहब हैं, वो जीते थे। सेकंड साहबजादा सुल्तान आए थे। थर्ड हमारे अपने रज़ा सईद थे। इस तरह बाकी अगर कैटेगरीज़ की बात करें तो आपको उनके रिजल्ट भी नीचे लिखे हुए लिंक के अंदर मिल जाएंगे। एक और खुशाइन बात ये थी कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी भी रैली के अंदर ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन है उसको हम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी कि सरफरंगा रैली जो थी 2022 की, इसमें 9 ख़वातीन ने हिस्सा लिया, जिसमें से 6 जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की लोकल थी। और हमारा मकसद पहले दिन से ये रहा है जब से हमने सरफरंगा रैली शुरू की थी कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम रेसिंग में लेके आना है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो रैली पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे होंगी वहाँ भी गिलगित बल्तिस्तान के ड्राइवर जो हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। खैर, बहुत ही खूबसूरत इवेंट था। अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग के ऊपर जो लगा हुआ लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इवेंट के बारे में जो एक वीडियो कवरेज है वो भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए वीडियो जल्द लेके आए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सरफरंगा विजिट का एक व्लॉग भी बनाऊंगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये तो हो गया सरफरंगा 2022 के बारे में बात। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। अब हमारा वीकली में जो सबसे पहली न्यूज़ आपको देते हैं वो पेट्रोल प्राइसेस की हैं। और मुझे याद है जब मैं लास्ट वीक गया था यहाँ से ट्रैवल करते हुए तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये थी और हमने सुना ये था कि पेट्रोल की प्राइसेस 11 रुपये नीचे आएंगी। बट टू माय सरप्राइज एंड एवरीबडी एल्सेस जो प्राइसेस जो है उन्होंने अनचेंज रखी और उन्होंने प्राइसेस को बिल्कुल सेम रखा। और साथ बल्कि कहते हैं ना कि एक सितम और सही वाली बात है, साथ जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम आवाम की खातिर जो है ना इसको नहीं बढ़ा रहे। अब ग्लोबली अगर हम देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो यहाँ पे बढ़ाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता था। प्राइसेस नीचे आनी थी और तकरीबन 11 रुपये के करीब एक्सपेक्टेड था। बट अगेन गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा बताता आता हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्लोबल प्राइस जब भी रिड्यूस होगी तो गवर्नमेंट हमारी शायद उतनी प्राइस रिड्यूस नहीं करेगी। रीज़न ये है कि पेट्रोलियम लेवी एक पेट्रोलियम टैक्स होता है जो कि हमने एग्री किया हुआ है IMF से कि हमने उसको 50 रुपये के ऊपर लेके जाना है। और जब इसहाक डार साहब आए थे अपने इस गंडासे के साथ डार इफेक्ट लेके, तो उस टाइम पे ये पेट्रोलियम लेवी 37 रुपये थी और इन्होंने 5 रुपये कम कर दी थी। मैंने तब भी कहा था कि ये एक पॉलिटिकल मूव ज़रूर हो सकती है बिकॉज ये 50 रुपये पर जानी ही जानी है। और अब आपको ये जान के खुशी होगी कि जो खामोशी से अनचेंज रखी गई हैं प्राइसेस, बैक डोर पर अगर आप देखें तो जो लेवी है पेट्रोलियम की वो बढ़ा दी गई है, जो कि पहले तकरीबन आपको मैंने बताया था 37 से 32 पे गई थी, अब वो तकरीबन 47 रुपये 26 पैसे पे, यानी कि 16 रुपये पेट्रोलियम लेवी के अंदर 14 रुपये बल्कि इजाफा हो चुका है। और ये अभी तकरीबन 3 रुपये और जाएगी क्योंकि IMF से जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसमें 50 रुपये जो है ना वो पेट्रोलियम लेवी ने जाना ही जाना है। सो अब अगला जो प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा उसमें 3 रुपये का इफेक्ट वो होगा। ओवरऑल इफेक्ट ये आया है कि हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबली पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं, हमारे उन्होंने अनचेंज रखी हैं और एट द सेम टाइम हमारा टैक्स भी ऊपर चला गया है। अभी तो ये हमें इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन ये फील कब होगा जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फिर जो आपको टैक्स का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। इन एसेंस इन शॉर्ट पेट्रोल की प्राइसेस अभी जो है वो अनचेंज्ड हैं। जो पिछले 15 दिन पहले प्राइस थी वही कंटिन्यू करती आ रही है। अब अगले रिवीजन पे देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो और ऊपर चला जाएगा, नीचे जाती हैं तो वो कितना नीचे लेके जाएंगे हमारे लिए। अब क्वेश्चन उस लिहाज से मेरे ख्याल से 3 रुपये जो कवर करने हैं उन्होंने टैक्स के वो थोड़ा कम है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले वाले में जो रिवीजन होगी उसमें आपको शायद प्राइस रिलीफ मिल जाए। अपकमिंग इवेंट्स की बात हो रही थी, तो इवेंट्स के बारे में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा जो इवेंट्स थे वो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे
और काफ़ी लोगों ने हमसे सवाल भी पूछा था कि जी पाक व्हील्स के जो शोज़ हैं वो क्यों नहीं हो रहे और मेला क्यों नहीं हो रहे। तो अब ये सिलसिला चल निकला है। तो इस सिलसिले में जो पहला इवेंट है वो संडे को हो रहा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का जो है यूज्ड कार मेला 23 नवंबर को 2F2F ट्रैक जो रेस कार्टिंग ट्रैक है वहाँ पे हो रहा है। हमारा तकरीबन मेरा ख्याल है ज़्यादातर इवेंट्स का वेन्यू इस्लामाबाद में सेम ही होता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यूज कार मेला होने जा रहा है। यूज कार मेला क्या होता है मैं उन लोगों के लिए बताता चलूँ जिनको नहीं पता। वहाँ पे आपको एक छत के तले सैकड़ों गाड़ियाँ मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपनी मर्जी की गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। मौके के ऊपर आपको कार इंस्पेक्शन की जो फैसिलिटी है, पाक व्हील्स की कार इंस्पेक्शन टीम वहाँ मौजूद होती है। आप गाड़ी को इंस्पेक्ट करा सकते हैं और आप अपनी अगली गाड़ी जो ले रहे हैं वो पीस ऑफ माइंड के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फाइनेंसिंग सोल्यूशन, ट्रैकिंग सोल्यूशन, गाड़ियों के एसेसरीज़ के पार्ट्स और उनके स्टॉल भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से गाड़ी खरीद सकते हैं। एंट्री की कोई फीस नहीं है, आप आराम से आएँ और गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आपने गाड़ी बेचनी है तो बेचने के लिए आपको गाड़ी रजिस्टर करानी है। उसको रजिस्टर कराने का प्रोसेस नीचे लगे हुए ब्लॉग के अंदर एक लिंक लगा हुआ है, आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करा देंगे और ताकि आप मौके पे आके आपको परेशानी का सामना होना, बिकॉज इट्स अ क्लोज वेन्यू। वहाँ पे सिर्फ वही गाड़ी अंदर आ सकती है जो रजिस्टर्ड हो। मैं फिर रिपीट कर दूँ, अगर आपने गाड़ी खरीदनी है और आप एज स्पेक्टेटर आ रहे हैं तो आपको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने गाड़ी बेचनी है तो लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपनी गाड़ी को और अपनी गाड़ी वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं और बहुत से आने वाले सैकड़ों बल्कि हज़ारों यूज़र जो हैं आप उन तक अपनी गाड़ी की रसाई हासिल कर सकते हैं। सो अगर आप इस्लामाबाद और पिंडी में हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स कार मेला जो है 23 अक्टूबर को 2F2F ट्रैक में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस्लामाबाद में होगा। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करूं। अगर अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो पाक व्हील्स के जो ऑटो शोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल रहे हैं आप लोगों में और हम लोग भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कोविड की वजह से वो नहीं हो सक रहे थे। लास्ट ईयर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस्लामाबाद और कराची सिर्फ 2 शो हो चुके थे, बाकी नहीं हुए। इस साल का भी जो शुरू का हिस्सा है वो कोविड की वजह से शो नहीं हो सके। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जो अपकमिंग शोज़ हैं, मैं बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि इस साल के अंदर सिर्फ यही शोज़ होंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जी मुल्तान में शो नहीं होगा, गुजरांवाला में नहीं होगा, बहावलपुर में नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो वाले शो हैं जो साल के पहले हिस्से में होते हैं और इस साल का जो पहला हिस्सा है वो कोविड की रिस्ट्रिक्शन की नज़र हो गया। तो इसलिए मैं आपसे माजरत कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को मिस ज़रूर करूँगा उन शोज़ को, लेकिन अब वो अगले साल ही होंगे। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे बता देता हूँ कि जो इस साल के आने वाले शोज़ हैं, अगर आपकी सिटी उस सिटी में रहते हैं तो अपनी गाड़ियों को तैयार कर लें। 30 अक्टूबर को सियालकोट में ऑटो शो होने वाला है जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन 2 साल के बाद होगा और सियालकोट जो है बड़ा बेहतरीन शहर है और वहाँ का ऑटो शो मैं ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। उसके बाद इस्लामाबाद का ऑटो शो है वो 6 नवंबर को होगा। लाहौर का ऑटो शो जो कि बहुत काफ़ी अरसे से वेटेड है, मेरा ख्याल है वो भी 2-3 साल का गैप आ चुका है, वो 20 नवंबर को होगा। इसके बाद फैसलाबाद चलेंगे 27 नवंबर को, पेशावर जाएंगे 4 दिसंबर को और आखिरी शो इस साल का कराची का होगा जो 25 दिसंबर को है। ये सारे अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं भी रहेगा तो स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा और साथ एक लिंक भी लगा दूंगा जिसमें आप अपकमिंग ऑटो शोज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी खाली डेट अनाउंस की गई है, इनका वेन्यू आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। आप अपनी गाड़ियाँ तैयार करें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से आपके शहर में आपकी गाड़ियों के साथ मुलाकात होगी। 2 साल का ये जो गैप है इसको कवर करना है और हमने इन शोज़ को ऐसा बनाना है जो कि पहले कभी ना हुए हो आपके रिस्पेक्टिव सिटी में। तो इंशाल्लाह ताला आप सबसे इन ऑटो शोज़ पर मुलाकात होती रहेगी। अब हम ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पाकिस्तान में जो अपकमिंग गाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन होती रहती है। जो कोई खामोशी से फेसलिफ्ट आता है उसके बारे में बात होती रहती है। तो एक साइलेंट फेसलिफ्ट आया होंडाई की 200 में, और वो फेसलिफ्ट तो नहीं है, सिर्फ गाड़ी के व्हील्स जो है उन्होंने चेंज किए और मैंने नोटिस किया था, फिर मैंने थोड़ा पता किया तो मुझे पता लगा कि हाँ जी होंडाई जी 200 हैं, उसके अलॉय व्हील्स चेंज कर दिए गए हैं। काफ़ी अरसे से तक जब से पाकिस्तान में 200 आई है उसमें कोई चेंज नहीं आया था। तो एक साइलेंट टाइप सा एक फेसलिफ्ट है। अभी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद क्या चेंजेस आएंगे। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि नई 200 कब आएगी, नई स्पोर्टेज कब आएगी। तो इन दोनों के बारे में हमें भी कोई न्यूज़ नहीं है। जो ही हमें इसके बारे में कोई न्यूज़ मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। येस, जिसके बारे में हमारे पास न्यूज़ है वो अगली न्यूज़ है और मैं काफ़ी अरसे से आपको बताता आ रहा हूँ। तकरीबन 1 महीना डिले हो गया है होंडा HRV का लॉन्च, और आज फाइनली होंडा HRV जो है उसको अनवेल कर दिया गया है। होंडा की फैक्ट्री के अंदर एक इवेंट हुआ, मैं भी उस इवेंट में गया था और आप लोगों के लिए हम एक वॉक अराउंड बना के लाए हैं जो कि अब तक हमारे चैनल के ऊपर लाइव हो जाएगा, जिसको फर्स्ट लुक रिव्यू भी कहते हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। सो होंडा HRV एक C सेगमेंट क्रॉसओवर SUV है और आप इसको मिड साइज SUV भी कह सकते हैं। इसके अंदर 2 वेरिएंट आए हैं, एक VTI, एक VTI S ग्रेड है। दोनों की ऑप्शंस में क्या डिफरेंट है, इनकी ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं और अभी जाके आप उन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, उनकी ऑन रोड प्राइस अपने रिस्पेक्टिव सिटी में हासिल भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक वॉक अराउंड देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है,
इवेंट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उसके लिए भी आप वो वीडियो जाके वॉक अराउंड की देख सकते हैं, आप लोगों के लिए लाइव है। मेरे ख्याल से पार्क व्हील्स के अलावा अभी तक कोई भी आपके लिए इसका एक्सक्लूसिव वॉक अराउंड लेकिन नहीं आया होगा। सो हम आपको हमेशा बताते हैं कि मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर ऑटोमोटिव से रिलेटेड कोई न्यूज़ है और अगर पार्क व्हील्स ब्लॉग पे नहीं है तो उस न्यूज़ को ट्रस्ट मत करें। सो होंडा HRV लॉन्च कर दी गई है, इसकी डिलीवरी, इसके बुकिंग स्टेटस के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास मजीद आती रहेगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। जहाँ पे गाड़ियों की बात हो रही थी, गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो भी महंगे होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो है एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी है इंपोर्ट्स ऑफ पार्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ियों के पार्ट्स और महंगे हो जाएंगे और गाड़ी की रखने की जो कॉस्ट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि हमारे मुल्क में जब भी किसी चीज़ पर टैक्स लगना होता है तो पहली चीज़ गाड़ियाँ, उससे रिलेटेड पार्ट्स क्यों होते हैं। मेरा ख्याल है शायद इसकी वजह ये कि सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ये है, क्योंकि इसमें कोई टैक्स की चोरी नहीं है। जब भी आपको गाड़ी बनती है या गाड़ी निकलती है तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्सेस जमा हो जाते हैं और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। सो समहाउ ये हमारे मुल्क में एक रूल रहा है कि जो टैक्स दे रहा है उससे मैक्सिमम टैक्स ले लो, जो नहीं दे रहा वो आउट ऑफ द हुक रहता है। तो उसी सिलसिले में FBR ने जो है जी एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी है इंपोर्ट्स ऑफ कार पार्ट्स के ऊपर। उसकी भी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लगे हुए ब्लॉग के ऊपर आप जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ है वो मेरे लिए बड़ी खुशाइन न्यूज़ है, मुझे बड़ी पसंद है ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की बात होती रहती है पाकिस्तान में, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ना ऑडी ई-ट्रॉन्स के थ्रू आएगी, ना पोर्शे टायकन के थ्रू आएगी, ना ही मर्सिडीज़ EQS के थ्रू आएगी। अगर वो आएगी तो वो मैसेज के थ्रू आएगी, और ये न्यूज़ है ये मैसेज से रिलेटेड है। साजगार इंजीनियरिंग ने पैरा इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो बुकिंग के लिए लॉन्च कर दिया है। उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब मैं ये इस तरह क्यों कह रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि मैं ये बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन तब आएगी जब उसके सम्राट आवाम तक जाएंगे, जब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक यूज़ शुरू करेंगे जो कि हमारे मैसेज यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये तब आएगा, और ये उस सिलसिले में एक पहला कदम है। यस, जो आपका कन्वेंशनल रिक्शा है इससे थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो कम होगी, एफिशिएंसी बेहतर होगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस रेवोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द वे टू गो। 2 व्हील और 3 व्हील जो है इनके थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगी। तो अब मैं जो साजगार इंजीनियरिंग है उनको इस बारे में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बेशक ये शायद बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी ना बिके, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि पाकिस्तान में ट्रू ग्रीन रेवोल्यूशन में साजगार इंजीनियरिंग का जो हिस्सा वो ज़रूर था। आगे चलते हैं पार्कफील्ड ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। तो आजकल जो है ना, मैं कई ऐसी गाड़ियाँ चला रहा हूँ जो कि पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनमें रिवर्स कैमरा नहीं होता था और गाड़ी चलाते हुए ख़ासतौर पर बहुत दिक्कत का सामना होता है। मेरे पास ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ हैं और ऐसी गाड़ियाँ जिनके साथ अगर आप एंड्रॉयड यूनिट लगाने की भी जगह नहीं है तो आपको परेशानी होती है कि आप रिवर्स कैमरा कैसे यूज़ करें। सो हियर इज़ अ सोल्यूशन जो कि पार्कफील्ड ऑटो स्टोर ने मेरी ज़िंदगी आसान की, और मैंने इसको अपने हमर में भी इंस्टॉल किया है। ये बड़ा बेहतरीन एक रियर व्यू मिरर है जो कि आपके जो है ना गाड़ी के मिरर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, और इसके अंदर आप इसको एज अ रियर व्यू मिरर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसी के अंदर आपकी स्क्रीन की आउटपुट भी आ सकती है। तो अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आप एंड्रॉयड पैनल नहीं लगाना चाहते, अपनी गाड़ी की जेन्युइन चीज़ ख़राब नहीं करना चाहते, तो ये आपके रियर व्यू मिरर जो है उसके ऊपर लग जाएगा, और इसके अंदर ये आपको जो डिस्प्ले भी आ जाएगा, इसका जितना हिस्सा है इसके अंदर आप जब उसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स का डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है गैजेट है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा जो है फ्रंट कैमरा भी है। आप इसको जब लगाएंगे तो ये आपके फ्रंट कैमरा की आउटपुट भी दे रहा होगा, इधर अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स की भी दे रहा होगा, 2 किस्म के कैमरा की आउटपुट आ जाएगी, वरना आप इसको रियर व्यू मिरर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने तो अपनी गाड़ी में लगा ली है। अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको ऑटो स्टोर की एसेसरीज पार्ट्स के अंदर कोई इंटरेस्ट है और आप प्रोडक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो ऑटो स्टोर का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। हम लोग स्कर्दू से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बर्फ़बारी मिली और मुझे ये लगा कि शायद ये बर्फ़बारी या ठंड जो है पहाड़ों के अंदर ही है, लेकिन जो ही मैं लाहौर वापस पहुंचा तो मुझे फील हुआ कि सर्दी जो है वो आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। और सर्दियों में सबसे पहली चीज़ जो गाड़ियों के लिए मैं फील करता हूँ वो गाड़ियों की बैटरी की रिक्वायरमेंट है, जिसको आप कहते हैं कि ठंडा स्टार्ट जो गाड़ी का जिसे कहते हैं ना कोल्ड क्रैंकिंग एंड जो एम्पेरेज है ना आपकी बैटरी की वो अच्छी होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोगों ने डेवो बैटरी का प्लांट भी विजिट किया और मैंने आप लोगों के लिए पूरी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह वो भी एक आधे हफ्ते में लाइव हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि अपनी गाड़ी की जो बैटरीज हैं उनको चेक कर लें। फॉग का सीज़न शुरू होने वाला है, स्मॉग का सीज़न शुरू होने वाला है। कोशिश करें कि आपकी गाड़ी की जो फॉग लैंप्स हैं वो बिल्कुल ठीक हों। अगर आप हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो आपकी गाड़ी के रेयर लैंप, फ्रंट लैंप वो चलते हैं और आपकी गाड़ी का वाइपर जो है वो ज़रूर काम करता हो। बिकॉज अक्सर फॉग में अक्सर होता ही है कि जब आप वाइपर चलाते हैं तो आपको पता लगता है कि गाड़ी के वाइपर जो है वो सही हालत में नहीं है, जैसा कि मेरे साथ बाबू सर के ऊपर हुआ जब बर्फ़बारी हो रही थी। मैंने भी अपनी गाड़ी के लिए वाइपर ऑर्डर कर लिए। अगर आपने भी अपनी गाड़ी के वाइपर अभी तक चेक नहीं किए उनको ज़रूर चेक कर लें, बैटरी को ज़रूर चेक कर लें, ताकि मौसम की मुनासबत से ठीक है आप मौसम को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन आपके पास जो आपकी गाड़ी है वो मौसम के साथ फेस करने के लिए वेल इक्विप्ड होनी चाहिए।
ये था आज के वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।